हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम वर्क करते हैं उसमें उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं भी हम घर बनाते हैं तो उसका एक सीरियल एक आपका चलता है, जिससे कि हम पहले कौन सा काम होगा उसके बाद कौन सा काम होगा। तो इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके बारे में। आई एम अभिषेक त्यागी, जैसे कि आपने बता दिया। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड फॉर योर बेटर नॉलेज। फ्रेंड्स, आपका जो जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला स्टेप होता है लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग का मतलब हो गया है कि आप कहीं भी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने लैंड का सर्वेइंग करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने एरिया में है, क्योंकि आसपास भी काफ़ी सारे प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे के प्रॉपर्टी पे अपने फुटिंग्स वर्क कर दें, इसलिए लैंड सर्वेइंग सबसे पहला वर्क होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका होता है सरफेस क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। अब लैंड सर्वेइंग कर लिया, आपको मालूम चले इतनी प्रॉपर्टी में हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या करते हैं कि आप जो है अपने सरफेस की क्लीनिंग करते हैं, लैंड की क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसकी ड्रेसिंग करते हैं बाय मैनुअली, बाय जेसीबी, ठीक है। जैसे कि आपके ट्रीज हैं या छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उन सबको जेसीबी के थ्रू हम क्या करते हैं कि और क्लीनिंग करवाते हैं, उखड़वा देते हैं, फुकवा देते हैं, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद से नेक्स्ट आपका होता है कि साइड बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग। साइड बैरिकेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि इससे ये फ़ायदा रहता है कि आपके सामान चोरी होने का भी डर नहीं रहता है, इससे जो भी मटेरियल्स, और इससे ये रहता है कि आपका अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो आपकी साइट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि जिसको हमें परमिशन नहीं दिए हैं वो अंदर नहीं आएगा। आप अपने वर्क को स्मूथली कर सकते हैं आप बैरिकेडिंग के थ्रू, कि उसके अंदर जो भी अथॉराइज्ड पर्सन होंगे वही वर्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट होता है आपका लेआउट वर्क। लेआउट वर्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड कि अब हमारी साइट तैयार हो चुकी है और फुटिंग का लेआउट करने के लिए फिर आपका जो कहाँ पे कॉलम आएंगे और कितने एरिया में हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे फुटिंग के लिए एक्सकवेशन वर्क करेंगे। तो उसके बाद से हमारा प्रोसेस वही होता है लेआउट करना। हम ड्राइंग होती है, ड्राइंग के थ्रू हम लेआउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब लेआउट के बाद फ्रेंड्स हमारा होता है अर्थवर्क एक्सकवेशन। जैसे कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके लेआउट हो रखा है, ठीक है। वाइट चूना से मार्किंग किए हैं, वो हमारा फुटिंग है, उतने एरिया में फुटिंग आएगा। सेंटर भी मार्किंग हो रखा है। सेंटर मार्किंग का मतलब ये है कि सेंटर से ही हम कॉलम को लेआउट करेंगे। कॉलम का आपका स्टार्टर भरेंगे या कॉलम का जो है स्टील एनफोर्समेंट वर्क करेंगे उसके सेंटर पॉइंट से ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मैनुअली भी एक्सकवेशन करवा सकते हैं या फिर आप मशीनरी इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं एक्सकवेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब एक्सकवेशन में अगर मैनुअली मशीनरी करवाते हैं तो भी आपको ड्रेसिंग जो है मैनुअली ही करवाना पड़ता है, ठीक है,
तो अगर ज़्यादा मतलब कि बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें मशीनरी करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, एटीटी। एटीटी हम क्यों करते हैं? एटीटी करते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े या दीमक उमक जो होता है सॉइल सबके ऊपर की तरफ आती हैं, जो नुकसान पहुंचाती हैं हमारे, जैसे कि फ्लोर में या फिर इसमें डोर वोर के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना चाहिए फुटिंग से पहले, ठीक है फ्रेंड, ताकि आपका किसी भी टाइप के कीड़े मकोड़े या फिर नुकसान वाली जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो आपको कनेक्ट ना हो आपके बिल्डिंग प्रोजेक्ट से या फिर हमारे डोर से या फिर जो भी हमारा वर्क है वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका लेइंग पॉलीथीन शीट। अब लेइंग पॉलीथीन शीट क्यों करते हैं हम? पॉलीथीन शीट का लेइंग क्यों करते हैं? इसके पीछे ये रीज़न है कि फ्रेंड्स हम जो पीसीसी करते हैं तो पीसीसी आपका डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ना आए। अगर सॉइल के कांटेक्ट में डायरेक्ट पीसीसी आएगी तो आपका पीसीसी के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से पीसीसी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए पीसीसी करने से पहले हमें पॉलीथीन लेइंग करना चाहिए, यानी पॉलीथीन बिछा देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी वर्क करें तो पीसीसी पहले ज़रूर करें, ठीक। अब उसके बाद से प्रोसेस होता है स्टोन सोलिंग का। स्टोन सोलिंग क्यों करते हैं? ऐसे कहीं पर डमी एरिया है या फिर गीला सरफेस है, ठीक है, तो दलदली सरफेस, तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम स्टोन बिछाते हैं और उसका कंपैक्शन करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। क्योंकि अगर आप डमी एरिया पर या गीले सरफेस पर आप क्या करते हैं? पीसीसी कर देते हैं तो बाद में क्या होता है? डैम्प होने का चांस रहता है, मतलब अंदर की तरफ धंसने का चांस रहता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो भी होती है हमारी वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि डमी एरिया जो भी रहता है गीला सरफेस, वहाँ पर हमें स्टोन का सोलिंग कर लेना चाहिए। अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आप ब्रिक सोलिंग भी कर सकते हैं और सैंड फिलिंग भी कर सकते हैं। ब्रिक सोलिंग में मोस्टली ब्रिक सोलिंग जैसे कि टुकड़े होते हैं, ब्रिक के टुकड़े आपके होते हैं, ठीक है, फिर थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है उनको यूज कर सकते हैं आप सोलिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में हो रखा है पीसीसी के जस्ट नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट तो होता है, आप जैसे कि पीसीसी कर दिए सोलिंग करने के बाद, अब पीसीसी के बाद हमारा वर्क होता है फ्रेंड्स कि फुटिंग मेश, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें ये करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि हम स्टील रेनफोर्समेंट वर्क होता है फुटिंग मेश में, आपका जाली बांधते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के रेनफोर्समेंट वर्क हो सकता है, आपका सिंगली एंड डबली, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें ये होता है कि जैसे कि सिंगली में होता है, सिंगली एनफोर्समेंट वर्क में ये होता है कि आपका सिंगल जाल बिछाते हैं, उसके ऊपर कॉलम को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और डबली एनफोर्समेंट में ये होता है कि डबल जाल होता है, डबल मेश होता है, एक नीचे और एक ऊपर, बीच में चेयर बार प्रोवाइड करके दोनों के बीच एक प्रॉपर तरीके से स्पेस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो देते हैं, ठीक है। अब आपका फुटिंग का आपका स्टील एनफोर्समेंट वर्क हो गया। नेक्स्ट होता है फॉर्मवर्क का फुटिंग। फॉर्मवर्क करते हैं फुटिंग के लिए। फॉर्मवर्क करने के लिए फुटिंग का मतलब है कि आपका फॉर्मवर्क 2 टाइप्स होता है, एक आपका माइल्ड वाला होता है, ठीक, माइल्ड प्लेट होती है जो प्लेन प्लेट होती है, और फिर एक होता है वुडन सेंटरिंग, ठीक है। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली फुटिंग के लिए जो फॉर्मवर्क किया जाता है वो वुडन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे कि पोरिंग करेंगे आरसीसी ऑफ फुटिंग का। फुटिंग की जो है पोरिंग करेंगे, कास्टिंग करेंगे, और प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर हमें यूज करना चाहिए। वाइब्रेटर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेटर ना यूज करने पर हनी कॉम्बिंग आ जाता है, यानी कि उसमें जो है एयर वॉइड्स रह जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमें कंक्रीटिंग आरसीसी वर्क करने पर आपका अच्छे तरीके से, ठीक है, उसकी वाइब्रेटर यूज करना चाहिए। अब आता है रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क ऑफ फुटिंग। अब जिसे आप देख सकते हैं कि हमारा पिक्चर में दिखा रखा है, एक आपका फुटिंग है उसका रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, फॉर्मवर्क, और दूसरे फुटिंग में हम फॉर्मवर्क लगाए हैं हमने, ठीक है। तो
रिमूव करना चाहिए। उसके बाद से हम रिमूव कर सकते हैं इसको 1 डे के बाद। आपका आफ्टर 24 आवर्स हम फुटिंग का फॉर्मर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद से क्या करेंगे, हमारे जो कॉलम है फॉर्मर ऑफ नेक कॉलम, आपके जो भी कॉलम है कॉलम को आप फॉर्मर करेंगे। वो भी आपके स्टील की आपके वो माइल्ड प्लेट भी हो सकती है, प्लेट की आप फॉर्मवर्क कर सकते हैं, या फिर प्लाई यानी कि वुडन फॉर्मवर्क भी कर सकते हैं। प्लाई वाले में ये रहता है कि आपका फिनिशिंग अच्छा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से हमें सपोर्ट दे देना चाहिए उसको, कॉलम को। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं कि हम कॉलम का जो है फॉर्मर आपका 24 आवर के बाद हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से नेक्स्ट वर्क होता है, हमने फॉर्मवर्क कर दिया, फॉर्मवर्क के बाद हटा सकते हैं उसको कॉलम को। ठीक है, आफ्टर आरसीसी करने के बाद फॉर्मवर्क हटाएंगे। नेक्स्ट आपका होता है अप्लाई बिटुमिन पेंट ऑन फुटिंग एंड कॉलम। अब उसके ऊपर कॉलम जो होता है और फुटिंग होता है उसके ऊपर बिटुमिन का पेंट करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि ये एक तरफ से वाटर प्रूफ हो जाता है आपका। जो उसके ऊपर जो हम पीसीसी करेंगे प्लिंथ बीम के लिए, फिर प्लिंथ बीम डालेंगे तो कोई नीचे से मॉइस्चर कंटेंट ना हो। ठीक है फ्रेंड, सॉइल का ये आपका जो भी एक्सट्रैक्शन वर्क हुआ है उसकी बैक फिलिंग किया जाए। ठीक है, आपने कॉलम प्लिंथ लेवल तक आप कॉलम को कास्टिंग कर चुके हैं, तो उसके बाद इसमें सॉइल फिलिंग करेंगे। सॉइल फिलिंग आप मैनुअली भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट जैसे कि जेसीबी हो गया, उसके थ्रू भी आप सॉइल की बैक फिलिंग कर सकते हैं। मतलब आपका जो भी है एक्सट्रैक्शन वर्क हो रखा था वहाँ पे बैक फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बैक फिलिंग भी आपका सॉइल की भी होती है, फिर सैंड बैग फिलिंग भी करते हैं। सॉइल जो बैक फिलिंग करेंगे फ्रेंड्स वो 2-2 mm की थिकनेस में करेंगे, और 2 mm की थिकनेस में सॉइल कम्पैक्ट आप फिलिंग किए, उसके बाद से उसका कंपैक्शन करेंगे, फिर आपका दूसरी लेयर डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, पीसीसी बेड फॉर प्लिंथ बीम। अब जो है हम प्लिंथ बीम के लिए पीसीसी बेड बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि प्लिंथ बीम है तो प्लिंथ बीम के लिए पीसीसी बेड, तो पीसीसी बेड बनाने के लिए भी वहाँ पे भी हमें हार्ड स्ट्रेटा चाहिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने पीसीसी बेड बना दिया, उसके बाद से हम पीसीसी भी कर देंगे, और उसके बाद से अब रेनफोर्समेंट वर्क होगा प्लिंथ बीम के लिए। तो लेइंग ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील फॉर प्लिंथ बीम आपका होगा। तो देख सकते हैं आप कि जैसा कि दिखाया गया है पिक्चर में आपका है कि आपका बीम जो है प्लिंथ बीम का स्टील वर्क पूरा हो रखा है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसमें कवर भी प्रोवाइड कर देना चाहिए 40 mm। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपका होता है प्लिंथ बीम का फॉर्म वर्क। और अब जैसे कि आप स्टील एनफोर्समेंट वर्क कर दिए, ठीक है, पूरा बीम बांध दिए, तो पूरा बीम बांधने के बाद उसका क्या करेंगे, हम उसकी शटरिंग करेंगे यानी फॉर्म वर्क करेंगे। ठीक है, फॉर्म वर्क वर्क करने के बाद आपका इसमें इंक्लाइंट सपोर्ट भी देंगे ताकि ये फैले ना, और चारों तरफ से मतलब तो फ्रेंड्स फॉर्म वर्क हो गया प्लिंथ बीम का। अब इसके बाद हम कास्टिंग करेंगे। ठीक है, आपका इंक्लाइंट सपोर्ट दे देना चाहिए जो भी फॉर्म वर्क हो रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये रहता है कि ये फैलता नहीं है या इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, फैलेगा नहीं, मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, अब आरसीसी वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। आरसीसी का मतलब ये होता है आपका रीएनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वर्क। ठीक है, यानी कि जिस भी कंक्रीटिंग वर्क में आपका स्टील यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, आरसीसी कहते हैं, और जहाँ पे स्टील नहीं यूज होता है उसे पीसीसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी आरसीसी वर्क करें तो वाइब्रेटर ज़रूर यूज करें, वो चाहे आपका 40 mm का वाइब्रेटर यूज़ करें जिसको हैंड वाइब्रेटर कहते हैं, या फिर उससे एक बड़े साइज में वाइब्रेटर आता है 60 mm का, उसको यूज करें। ठीक है, हैंड वाइब्रेटर इजीली टू मूव होता है आपका, कहीं भी थोड़ा सा इजीली मूव कर देते हैं। तो आपका कॉलम के लिए या प्लिंथ बीम के लिए मोस्टली हैंड वाइब्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, स्लैब के लिए आपका
बड़ा वाला 60 mm वाला वाइब्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने प्लिंथ बीम कर दिया, प्लिंथ बीम बना दिया। प्लिंथ बीम के ऊपर जो हमें DPC डालना पड़ता है। DPC का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। ये क्या होता है कि आपका नीचे सॉइल का जो भी मॉइस्चर होता है ना, वो ऊपर आपका कॉलम में या फिर वॉल में ना जाए, तो इसलिए हम DPC डालते हैं। ठीक है, DPC की जो थिकनेस होती है वो 75 mm से लेकर 100 mm तक लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 90% लोग जो ऐसे हैं जो आपका प्लिंथ बीम के ऊपर DPC ज़रूर करवाते हैं। ठीक है, ये इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक फिलिंग ऑफ अर्थ बिटवीन द प्लिंथ बीम इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन। ठीक है फ्रेंड, तो अब बैक फिलिंग करेंगे। बैक फिलिंग का आपको बताया हूँ कि बैक फिलिंग आपका जो बैक फिलिंग की थिकनेस होती है, सॉइल की थिकनेस होती है, वो 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 200 mm की थिकनेस के लेयर में थिकनेस में आप सॉइल को बिछाएं, लेइंग करें, उसके बाद उसका कॉम्पैक्शन करें, फिर आप 200 mm मतलब 200 mm का लेयर भी लें उसमें। अगर 200 mm से ज़्यादा का लेयर लेते हैं तो आपका अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं होता है सॉइल। ठीक है, और अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होता, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब उसके बाद से फिर आपका ATT प्रोसेस करते हैं स्लैब के लिए, ग्रेड स्लैब के लिए। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी वुडन वर्क करते हैं, जैसे कि डोर के लिए या फिर अलमीरा बनाते हैं, तो वुडन वर्क में दिमाग और फिर कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसकी वजह से आपका डोर हो गया, अलमीरा हो गया, ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ATT प्रोसेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट आपका हो गया PCC और RCC वर्क ऑफ ग्रेड स्लैब एंड कॉलम स्टार्टर। अब उसके बाद हमने कर दिया एंटी टर्मिक कर दिया, या तो हम PCC करते हैं स्लैब जो होता है, ठीक है, या RCC करते हैं। RCC में क्या होता है, स्टील यूज हो जाता है, और PCC में हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, यानी PCC में स्टील नहीं यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों टाइप से करते हैं लोग आपका फ्लोर बनाने के लिए, नीचे की जो फ्लोर होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम का स्टार्टर भी भर देते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, ताकि लेआउट करने में या कॉलम का सेटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट आपका होता है फ्रेंड्स रीइंफोर्समेंट स्टीरअप्स फॉर ग्राउंड फ्लोर कॉलम। अब ग्राउंड फ्लोर का कॉलम का हम स्टील रीइंफोर्समेंट वर्क करते हैं। ठीक है, स्टीरअप्स बांधते हैं, रिंग बांधते हैं, उसमें जो है कि कितने रिंग्स आएंगी, फिर उसका मतलब सारे स्टील वर्क से रिंग बनाने से लेकर रिंग बांधने तक का वर्क जो होता है आपका करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो वर्क क्या कहलाता है कि स्टील रीइंफोर्समेंट वर्क ऑफ कॉलम। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसमें दे रखा है आपका रिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3 रिंग एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद से कॉलम का हम फॉर्म वर्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड, कॉलम हम स्टील रीइंफोर्समेंट वर्क हो गया कॉलम का, उसके बाद से क्या करेंगे, उसका शटरिंग करेंगे। कॉलम का शटरिंग आपका वुडन शटरिंग भी हो सकता है फॉर्म वर्क उसका, और या फिर आपके माइल्ड स्टील वाले भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका जो भी है वहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, उससे आप इसका फॉर्म वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म वर्क करने के बाद RCC करेंगे उसका कॉलम का। RCC वर्क होगा, RCC में हमेशा वाइब्रेटर यूज करना है आपको, नहीं तो हनीकॉम्बिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉलम जो है देखने में काफ़ी बेकार लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपकी वर्क क्वालिटी भी काफ़ी लो दिखेगी। ठीक है, आपका इंप्रेशन भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कभी भी RCC वर्क कराएं तो आप जो है वाइब्रेटर ज़रूर यूज करें। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो कॉलम की RCC हो, प्लिंथ बीम की RCC हो, या स्लैब कास्टिंग हो, या स्लैब बीम कास्टिंग हो, मतलब कोई भी RCC वर्क हो, तो आप वाइब्रेटर का ज़रूर यूज करें। और वर्टिकल आपका है तो इसकी क्यूरिंग आपका वेट कवरिंग होना चाहिए, यानी गनी बैग से इसकी क्यूरिंग करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद से अगर आपका लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है, फिर स्टेयरकेस है, इलेक्ट्रिक शाफ्ट आप शाफ्ट छोड़ रखे हैं,
ठीक है। तो उसकी भी शटरिंग हमें कर देना चाहिए, ठीक है। लिफ्ट वॉल की शटरिंग कैसे करेंगे, मतलब लिफ्ट वॉल अगर आपका रिटेनिंग वॉल वाला ले रहे हैं लिफ्ट, ठीक है, तो आप उसकी शटरिंग करेंगे, सरिया वरिया रेनफोर्समेंट वर्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब रेनफोर्समेंट वर्क फॉर स्टेयरकेस, लिफ्ट वॉल एंड इलेक्ट्रिक शाफ्ट। अब जो है आप स्टेयरकेस की रेनफोर्समेंट वर्क करते हैं, ठीक है। आप जो भी सीढ़ी बनाएंगे तो सीढ़ी का आपको सरिया बिछाते हैं, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार उसमें होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ एक स्टेप जीना भी होता है जिसमें कि रिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, और एक होता है फ्लैट जो होता है, ठीक है। तब उसके बाद से हमारा होता है तो फॉर्म ऑफ रूफ बीम एंड स्लैब का और बीम का जो है शटरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप शटरिंग प्लेट वाली प्लेट शटरिंग भी कर सकते हैं और वुडन शटरिंग भी कर सकते हैं। प्रॉप्स आपका सारे के सारे वर्टिकल होना चाहिए, और जो नीचे आपका सॉइल है वो हार्ड स्ट्रेटा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर से स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं और नीचे वो कोलैप्स हो जाए, मतलब अंदर की तरफ फंस जाए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा कभी भी कि स्लैब की शटरिंग कराने से पहले जहाँ पर हम प्रॉप्स का सपोर्ट दे रहे हैं उसका स्ट्रेटा जो है हार्ड होना चाहिए, यानी कि वो जो जगह है वो काफ़ी अच्छी तरह से कम्पैक्टेड होना चाहिए, कम्पैक्शन उसका काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद से स्लैब की रीइंफोर्समेंट करते हैं, बीम का भी, ठीक है। पहले बीम का करते हैं, ठीक है। उसमें बीम भी आपका दो टाइप की होती है, मेन बीम और डिस्ट्रीब्यूशन बीम, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ऊपर बांधते हैं, बांधने के बाद उसको इंजीनियर से, हमारा साइट इंजीनियर जो होते हैं वो आके चेक करते हैं, ठीक है। क्वालिटी वाले आके चेक करते हैं कि सही तरीके से बना है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए का मतलब क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्यूसी वाले आकर चेक कर लेंगे। साइट इंजीनियर का रोल होता है कि आपका उसमें जो है कवरिंग सही से प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करना, ठीक है। उसके बाद से हमारे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन लेइंग करना रहता है, ठीक है, स्लैब के ऊपर फैन के लिए या फिर लाइट्स के लिए, ठीक है। तो उसका लेइंग करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। और प्लम्बर जो होता है हमारे, वो हमारे बाथरूम के, टॉयलेट के जो भी पीवीसी पाइप्स होती हैं उसको बिछाते हैं वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। टॉयलेट जो होता है वो आपका स्लैब से डाउन रहता है 6 इंच, लगभग 150 mm डाउन रहता है, ताकि पाइप जो भी आपकी पाइप्स होती हैं वो आपकी स्लैब के अंदर ही छिप जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमेशा जो है टॉयलेट्स का एरिया जो होता है, टॉयलेट्स और बाथरूम, किचन, ये 3-4 जो एरिया जहाँ पे प्लम्बर वर्क होना है वो हमेशा स्लैब के लेवल से 6 इंच यानी कि 150 mm डाउन रहता है, ठीक है फ्रेंड। इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लम्बर वर्क भी आपका लगभग 1 से 2 दिन टाइम ले लेता है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एरिया है और किस टाइप का इलेक्ट्रिकल वर्क होना है या प्लम्बिंग वर्क होना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट था गुजरात में था, तो वहाँ पर 3 दिन लग गया था इलेक्ट्रिकल वर्क होने में, प्लम्बर वर्क 2 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। रिसेंटली जो मेरा प्रोजेक्ट था, इसके पहले तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हुए हैं। हमारे इंजीनियर्स, क्लाइंट सब आकर चेक करेंगे इसको, ठीक है, फाइनल कर देंगे, तब आरसीसी के लिए हमारा तैयार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करते हैं, आरसीसी वर्क ऑफ रूफ बीम एंड स्लैब। आप बीम का जो है और स्लैब जो होता है, स्लैब की बीम और स्लैब का जो है आरसीसी वर्क करते हैं, ठीक है। आरसीसी वर्क करने से पहले हमें अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि कवरिंग जो स्लैब में है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, ठीक है। आपका जो क्रैंक बार है वो सही से है कि नहीं, आपका जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो सही है या नहीं, स्पेसिंग आपकी स्टील के बीच में जो स्पेसिंग है वो सही है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। कॉलम का लैप हो रखा है या नहीं, ठीक है। वैसे तो कॉलम आपका मिडल जोन में लैप करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स।
फिर आपका जो बीम है, बीम में एल मोड़ा गया है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए काफ़ी अच्छे से। आप ड्राइंग लेकर एक बार चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल पाइप आपका जिस जगह पे होना चाहिए वहाँ पे है या नहीं, प्लम्बर पाइप सब सही जगह है या नहीं, ठीक है। ये सारे चेक करने के बाद आप आरसीसी कर लीजिए। आरसीसी आपका बूम प्रेशर से भी करते हैं, ठीक है, या फिर मशीन होती है हमारी, उससे भी करते हैं, ठीक है, ट्रोली मशीन होती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्लैब का, स्टेयरकेस का और बीम का जो है फॉर्मवर्क हटाते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तो वो जो फ्रेंड्स मिनिमम 14 डेज रखना चाहिए, ठीक है। 14 डेज से पहले आपका फॉर्मवर्क रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्मवर्क आप 14 डेज के पहले, मतलब कि आप जैसे कि 13 डेज पे या 12 डेज पे करते हैं रिमूवल वर्क उसका, तो आप प्रॉप्स प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे बीम के नीचे प्रॉप्स डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए। जॉब के रिगार्डिंग भी आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी CV, ठीक है। अभी तो मेरा कॉल नहीं लगेगा क्योंकि ये नंबर इंडिया का है मेरा, और अभी मैं दुबई में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।